वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली जो डेफिनेशन है उसकी वो ये है कि करंट या पोटेंशियल ईएमएफ जिसे कह सकते हैं इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आम लफ्ज़ों में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें सिंपल जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, ईएमएफ बन रही है या फिर करंट बन रहा है। ठीक है, ये जो है प्रोसेस, इसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंपेयर करें तो यहां पर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखवाई थी और मैं इधर भी लिखवाना चाहूंगा कि व्हेन मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ करंट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यहां पर होगा कि व्हेन current is produced as a result of magnetism तो वो कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से आम लफ्जों में मैग्नेटिज्म की वजह से करंट के या ईएमएफ के बनने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी डिफरेंस को फर्दर लेके आगे जाते हैं और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंशन करना, और वो ये है स्टेटमेंट के wherever there is current there is magnetic field। और यहां पर मैं लिखूंगा कि wherever there is changing magnetic field या flux there is current। ठीक है, इस सब को समझाने के लिए क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रही है। तो वायर जो है अगर वो करंट कैरी कर रही है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी। इसी तरह अगर एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड जो है वो करंट कैरी कर रहा है तो उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जबकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की जाए और मैं कंसिडर करूं कि ये मैंने एक मैग्नेट जो है वो प्लेस किया हुआ है एक कॉइल के सामने, ठीक है, जो कि मेटेलिक है, तो मैग्नेटिज्म इसमें से पास हो रहा है। अब मैं अगर पूछूं कि ये जो कॉइल है इसमें किसी किस्म का ईएमएफ या करंट बनेगा तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है वो यूनिफॉर्म है, इसमें से वो चेंज नहीं हो रहा। इसके मुकाबले में अगर जो है मैं इसी सेम मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके जाऊंगा तो क्या होगा कि पहले अगर इसमें से 4 पास हो रही थी तो अब इसमें से 5 पास होंगी। यानी कि हमने मैग्नेटिज्म को क्या किया है, चेंज किया है, और अब जो है वो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये बात है कि अगर मैग्नेट पड़ा हुआ है किसी भी कॉइल के सामने से तो उसमें से कभी भी करंट नहीं बनेगा। अगर मैं मैग्नेट को करीब या दूर लेके जाऊंगा तो सिर्फ तब मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के थ्रू अंदर से चेंज होगी और तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, उस कॉइल में करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो आई होप कि ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो किसी कॉइल के अंदर करंट बनता है मैग्नेटिज्म की वजह से। करंट के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी, करंट जहां पर था मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से बन रही थी।
अगली चीज पे जाते हैं हम, जो कि है हमारे पास के मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसको मैं और आम अल्फाज में ये भी बोल सकता हूं कि मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए जी, मैं कहता हूं सबसे पहला मेथड के एक, ये हमारे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, इसके सामने जो है वो एक कॉइल पड़ा हुआ है। तो पहला मेथड ये है कि या तो मैं इस कॉइल को करीब लेके आऊं या मैं इस कॉइल को दूर लेके जाऊं। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि हमारे पास जो इस वाले कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, और उस चेंज की वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और साथ ही साथ इंड्यूस्ड करंट बनेगा। दूसरा मेथड क्या है कि अगेन मेरे पास ये एक कॉइल है, सॉरी ये एक मेरे पास मैग्नेट है, उसके सामने एक कॉइल पड़ा हुआ है, और मैं क्या करूं कि मैं इस कॉइल को टूवर्ड्स या अवे लेके जाऊं। तो अगर मैं इस कॉइल को भी टूवर्ड्स या अवे लेके जाऊंगा तो उस केस में भी इसके अंदर क्या होगा, चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड, और उस चेंज की वजह से, और ये इसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ और करंट बन जाएगा। अब एक और मेथड ये भी हो सकता है कि सपोज ये करें कि सेम हमारे पास सिनेरियो है कि एक हमारे पास मैग्नेट पड़ा हुआ है और मैग्नेट के साथ जो है हमारे पास एक कॉइल पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या है कि मैं इस कॉइल को मूव करने की जगह क्या करता हूं कि मैं इस कॉइल को रोटेट करता हूं। ठीक है, पहले ये इस तरह था और अब मैं इसको रोटेट करता हूं। अब क्या है कि इसमें से देखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, ये ऐसे करके इसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही थी। देखिए, जब ये स्ट्रेट पड़ा हुआ था इस कंडीशन में तो इसके अंदर से मैक्सिमम लाइंस पास हो रही थी, लेकिन अब अगर ये स्ट्रेट की जगह इस ओरिएंटेशन में आ गया तो अब इसमें कम लाइंस पास हो रही हैं। तो अगेन जो है हमने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, और अगेन उस चेंज की वजह से इसके अंदर ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक चेंजिंग करंट सोर्स से। लेट्स से कि हमने उसको एसी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इसमें से करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होने की वजह से इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स चेंज की वजह से इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बनेगा। तो ये क्या है जी कि हमने इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर दी। एक और तरीका क्या हो सकता है कि अगेन हमारे पास एक कॉइल इधर है और सेकंड कॉइल इधर पड़ा हुआ है, और कंसिडर करते हैं कि ये एक सोलेनॉइड है और ये भी एक सोलेनॉइड है। ये वाला सोलेनॉइड कनेक्ट हुआ है किसी डिवाइस के साथ। अब क्या होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले सोलेनॉइड की, क्योंकि इसमें करंट पास हो रहा है, वो इसमें से पास हो रही है। तो अगर इस वाले का करंट इंक्रीज होगा तो इस वाले में से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी या फ्लक्स इंक्रीज होगा, उसकी वजह से चेंज आएगा, और चेंज की वजह से इसके अंदर भी ईएमएफ बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ईएमएफ बन सकती है। ये एक एक प्रोसेस आगे हम फुल डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन यहां पर बताने का मकसद ये था कि ईएमएफ जो है वो मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, एरिया के चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, और करंट के चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो चाहे आप मोशन ला रहे हैं, चाहे एरिया ला रहे हैं, चाहे करंट ला रहे हैं, इन तीन वजूहात की वजह से जो ईएमएफ है वो चेंज होती है। इस टाइप को कहते हैं हम इन तीनों को मोशनल ईएमएफ। ये जो है हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि याद रहे। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है और ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ईएमएफ का इंट्रोडक्शन कि ईएमएफ कैसे बनती है,
सिंपल इसके लिए एक लाइन याद रखनी है कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा वहां पर हमारे पास ईएमएफ बनेगी। सिंपल इज दैट। तो अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, फैराडेस लॉ, लेंज़ेस लॉ, फिर हम ये वाली मोशनल ईएमएफ, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी। और हमारे चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इस लॉ की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लॉ है क्या। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज directly proportional to rate of change of magnetic flux। ठीक है, सपोज ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इसके सामने हमारे पास पड़ा हुआ है एक कॉइल। ठीक है, तो अगर हम इस मैग्नेट को करीब लेके जाएंगे या दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि इस कॉइल में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। अब फैराडेस लॉ ये कहता है कि जितना फास्ट वो चेंज होगा, यानी कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फास्ट चेंज होगा, उतनी ही ज्यादा ईएमएफ बनेगी। ठीक है, फैराडेस लॉ की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो ईएमएफ बन रही है सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो इक्वल है माइनस डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी के। इसमें जो ये ई है ये है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो डेल्टा फाइव ओवर टी है ये है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये कौन सा फ्लक्स है? ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक और देखने वाली बात ये है कि अगर तो हमारे पास 1 टन है, ठीक है, जिस तरह कि इस केस में देखें हमारे पास एक ही कॉइल पड़ा हुआ है, तो ये इक्वेशन होगी 1 टन के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कॉइल 1 टन ना हो बल्कि ये एक सोलेनॉइड हो इस तरह से। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होगी और इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, और यहां पर ये एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो जितने ज्यादा टर्न्स में से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ बनेगा। अब यहां पर जो है आप लोग देख रहे होंगे माइनस साइन है, और यहां पर भी जो है यहां पर माइनस साइन है। तो माइनस साइन लेंजेस लॉ को शो करता है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये माइनस क्यों लगा हुआ है। ये माइनस सिर्फ ये शो करता है कि ये इंड्यूस्ड है और ये अप्लाइड नहीं है। अब हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है बी ए कॉस थीटा के। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बी ए कॉस थीटा ओवर टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एन बी डेल्टा ए कॉस थीटा ओवर टी। अब इन सारी इक्वेशन से हमें यह पता लगता है कि इनको नेम कर देते हैं, कह देते हैं जी कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, और ये जो है ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो फर्स्ट से हमें यह पता चलता है कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तब हमारे पास ईएमएफ बनेगी। दूसरी से यह पता चलता है कि फ्लक्स का चेंज अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है तब भी ईएमएफ बनेगी, यानी कि अगर हम मैग्नेट को पास या करीब कर रहे हैं। और थर्ड से हमें यह पता लगता है कि अगर हम एरिया को भी चेंज करें तब भी हमारे पास ईएमएफ बन सकती है। और यही 3 चीजें मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को एक्सप्लेन भी की थी। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड करंट की। अब ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोगों से इंड्यूस्ड करंट के बारे में सवाल कर लिया जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहीं इंड्यूस्ड करंट पढ़ा नहीं होता किताब में, तो आप लोगों को नहीं पता होता कि इंड्यूस्ड करंट की क्या इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें आप लोग कि जहां पर भी
करंट का जिक्र हो इंड्यूस से रिलेटेड, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि करंट हमेशा इक्वल होता है पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। ठीक है, इस केस में जो है आपकी पोटेंशियल वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये इक्वल हो जाएगा ई ओवर आर के। ठीक है, ई क्योंकि आप लोगों के पास माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी है, तो करंट आपके पास आ जाएगा माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाय आर। तो ये इक्वेशन है आपके पास ये वाली और ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन है। अब एक और कॉमन सवाल है, एमसीक्यू का सवाल है, जो आप लोगों से बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है डिफरेंट टॉपिक्स को लेके। वो कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को कोई भी प्रोसेस दिया होगा और उसके आगे लिखा होगा फॉलोज विच लॉ। ठीक है, तो अब उसका आंसर होगा हमेशा फेराडेस लॉ। और यहां पर कौन कौन से प्रोसेसेस आपको लिखे दिए जा सकते हैं? सबसे पहला आप लोगों के पास आ गया मोशनल ईएमएफ का, फिर आपके पास आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोसेस, फिर आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये वाली, इवन के एसी जनरेटर भी, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये किस लॉ को फॉलो करते हैं? ये हमारे पास फेराडे लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये इनकी बेसिस ही क्या है? फेराडे लॉ है कि इन सब में फ्लक्स का चेंज हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फेराडे लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट कि फेराडे लॉ जो है वो हमारे पास होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a circuit is directly proportional to change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। वो चेंज जो है वो हम मैग्नेटिज्म की वजह से भी ला सकते हैं, वो चेंज हम एरिया की वजह से भी ला सकते हैं, वो हम चेंज करंट की वजह से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं हमारे पास फेराडे लॉ से रिलेटेड। अब हम जाते हैं और एक मेन चीज पढ़ते हैं चैप्टर की, जो कि है लेंजिस लॉ। बैक अगेन टू एनजीकॉन अकेडमी, और अगली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंजिस लॉ का टॉपिक। इंतहाई मज़े का, इंतहाई इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक। लेंजिस लॉ सबसे पहले समझते हैं है क्यों। ठीक है, लेंजिस लॉ एक लॉ है जो कि सबसे पहले बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये काफ़ी बार एमसीक्यू आ भी चुका है। सेकेंडली, ये लॉ क्यों है? ये लॉ इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये इसका मकसद है। और थर्ड चीज ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेंजिस लॉ ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट, इज सच दैट it opposes the cause producing it। अगर इसको उर्दू में बोला जाए तो वो ये कहता है कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो अपनी कॉज को अपोज करेगा। इस सारी डेफिनेशन में ना जो सबसे मेन लफ्ज है ना स्टूडेंट्स, वो है ये कॉज का लफ्ज। क्योंकि जब आप लोगों ने ये कॉज समझ ली तब आप लोगों ने ये लॉस समझ लिया। अब कॉज क्या होती है ये देखने की जरूरत है। कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास है मैग्नेट और यहां पर पड़ी हुई है एक कॉइल। अब हमें पता है कि जब हम इस मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो इसमें से जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, और उस फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या बनेगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। तो अब इसमें कॉज क्या है? देखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें जो कॉज है वो चेंज ऑफ फ्लक्स है, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉज चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं थी, अफेक्ट चेंज ऑफ फ्लक्स था, और ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ अफेक्ट था। जो कॉज है हमारे पास, कॉज ये है कि हम मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके आए हैं
कॉइल। तो ये थी हमारे पास कॉज। इसी के बरक्स अगर मैं कहूं कि अगेन ऐसा ही सिनेरियो है जिसमें एक मैग्नेट पड़ा हुआ है और अगेन एक कॉइल है और मैं इस मैग्नेट को अवे लेके जाता हूं। जब इस मैग्नेट को अवे लेके जाया जाएगा तो क्या होगा कि इसमें से फ्लक्स रिड्यूस होगा। अगर फ्लक्स रिड्यूस होगा तो अगेन कॉस जो है हमारे पास वो क्या थी, फ्लक्स की रिडक्शन नहीं थी, कॉस थी हमारे पास मूवमेंट ऑफ मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए दो कॉइल्स पड़े हुए हैं, एक में से करंट चेंज हो रहा है और दूसरे को मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक बल्ब के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसमें से करंट चेंज होगा तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। तो इसमें कॉस क्या था, अगेन हमारे पास कॉस चेंज ऑफ फ्लक्स कभी भी नहीं होता, इसमें कॉस था इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने जो समझनी है वो ये समझनी है कि कॉस क्या होता है। तो आई होप कि यहां से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कॉस क्या चीज है। अब हम आते हैं कि लेंजिस लॉ है क्या। ठीक है, कॉस पढ़ने के बाद अब देखते हैं कि लेंजिस लॉ किस तरह से अप्लाई होता है। अब अगेन हम सिनेरियो लेते हैं कि मैग्नेट पड़ा हुआ है, सबसे इजी वाले सिनेरियो को लेके चलते हैं आगे की तरफ। ये है जी मैग्नेट हमारे पास और मैग्नेट जो है उसके सामने एक अदद कॉइल रखी हुई है और हम जो हैं वो मैग्नेट को लेके आ रहे हैं पास, यानी कि इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। अब कॉस सबसे पहले यहां पर अपनी लिख लेते हैं कि कॉस जो है वो क्या है, मैग्नेट टूवर्ड्स जा रहा है कॉइल। ये आ गई जी हमारे पास कॉस। अब करंट ने क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट ने इसको अपोज करना है, इस कॉस को अपोज करना है। ये हमने लिख लिया जी कि लेंजिस लॉ में हो क्या रहा है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स के जब हम इस मैग्नेट को करीब लेके आएंगे तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अब करंट जो है उसके डायरेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि वो करंट इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यानी कि क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब लेंजिस लॉ ने ये डिसाइड करना है कि ये क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहां पर आप लोगों को मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं कि जहां पर भी अगर फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है और ये जो है ये दूसरा कॉइल है, तो जहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है वहां पर बनता है नॉर्थ पोल, और जहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है वहां पर बनता है साउथ पोल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इस फेस पे क्या बना होगा, नॉर्थ पोल बना होगा। उसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस फेस पे क्या बना होगा, साउथ पोल। अब एक और मजीद चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक ही वक्त में दोनों पोल्स कैसे बनते हैं। कंसिडर ये कर लें कि ये एक कॉइल है आपके पास जिसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड को मैं कह देता हूं कि ए है और इस साइड को मैं कह देता हूं बी है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस कॉइल को रोटेट करता हूं और रोटेट करके बी वाली साइड में इस तरफ ले आता हूं। ठीक है, बी में किस तरफ जा रहा था, करंट ऊपर की तरफ, और ए वाली साइड को मैं इस तरफ ले आता हूं। अब आप लोग देखें कि ये सेम कॉइल है। ठीक है, कॉइल हमने चेंज नहीं किया, हमने कॉइल को सिर्फ रोटेट किया है। तो इस तरफ जो था वो एंटी क्लॉकवाइज करंट था और नॉर्थ पोल बना हुआ था, जबकि हमने इसे रोटेट करके पीछे से देखा तो इस तरफ करंट क्लॉकवाइज था और इस तरफ क्या बना हुआ था, साउथ पोल बना हुआ था। तो अगर कभी भी मैं कॉइल को देखूं, ठीक है, और उसमें से करंट पास हो रहा हो लेट से इस पोजीशन में, तो उसके इस तरफ नॉर्थ पोल बना होगा और इस तरफ साउथ पोल बना होगा। तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल रखनी कि आप लोगों से क्या कहा गया है कि ऑब्जर्वर जो है वो
पीछे से देख रहा है या ऑब्जर्वर जो है वो आगे की तरफ से देख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज ख्याल रखनी है। अब इस सब को पढ़ने के बाद दोबारा अपने सवाल पे आते हैं, और सवाल हमारे पास ये है कि अगर हम एक कॉइल को, तो अब अपना वही ड्रॉ करते हैं, ये ऊपर वाला सिनेरियो अगेन, कि ये हमारे पास मैग्नेट है और यहां पर एक और मैग्नेट। इसी केस को एक और तरीके से भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, और ये है हमारे पास कॉइल। अब क्या हो सकता है कि पहले केस में ये कंसिडर कर लेते हैं कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और क्लॉकवाइज फ्लो करने की वजह से ये वाली साइड इसकी साउथ पोल बन गई है और ये वाली साइड इसकी नॉर्थ पोल बन गई है। जबकि दूसरे वाले में ये कंसिडर करते हैं कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ये वाली साइड नॉर्थ पोल बन गई है और ये वाली साइड साउथ पोल बन गई। तो यही दो जो हैं ये हैं हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज है। ठीक है, तो पॉसिबल सिनेरियोज क्या थे कि या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब सबसे पहले पहले केस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कॉज क्या थी? कॉज थी हमारे पास मैग्नेट का पास आना। अब अगर हम इस वाले केस को कंसिडर कर लें तो इसकी ये साइड बन गई है साउथ पोल, ये वाली साइड थी नॉर्थ पोल। अब ये क्या होगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करने का मतलब है कि हम अपनी कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो राइट साइड पे आ रहा है और साउथ पोल उसको मजीद राइट की तरफ लेके आ रहा है। तो यानी कि हम अपनी कॉज को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर इस केस में देखा जाए तो यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर भी क्या है? नॉर्थ पोल है। ये दोनों क्या करेंगे कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अगर जो मैग्नेट है वो राइट की तरफ आ रहा है तो कॉइल का करंट इस तरह से बना हुआ है कि वो इसको रिपेल कर रहा है। तो अब जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी कॉज को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो सिनेरियो है ये क्या होगा? ठीक है, और ये वाला करंट नहीं होगा। तो अगर हम एक नॉर्थ पोल को एक कॉइल के करीब लेके आए तो कॉइल की जो साइड मैग्नेट को फेस कर रही होगी वो एक्ट करेगी एज अ नॉर्थ पोल। अब इसी को समझने के लिए थोड़े से और सिनेरियोस लेते हैं। इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इस बार जो है हम इसे करीब लाने की जगह इसे मजीद दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। अब जब इसे दूर लेके जाएंगे तो ये कॉइल क्या करना चाहेगा? कॉस को अपोज करना चाहेगा। कॉस क्या थी हमारे पास? मूवमेंट अवे। तो कॉइल इसको क्या करना चाहेगा? कॉइल करना चाहेगा इसको अट्रैक्ट, क्योंकि ये खुद दूर जा रहा है। और अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर कौन सा पोल होना चाहिए? लेफ्ट साइड पे साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल को कौन सा पोल अट्रैक्ट करता है? साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। और अगर साउथ पोल होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। करंट का डायरेक्शन होना चाहिए क्लॉकवाइज। तो इसके लेफ्ट साइड पे साउथ पोल बन जाएगा और इसके राइट साइड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है मेरे पास, और वो इस तरह से है कि कंसिडर ये करते हैं कि एक रिंग जो है वो पड़ा हुआ है इस तरह से, और एक मैग्नेट जो है वो फॉल कर रहा है ऊपर से। ठीक है, अब ये इसकी कह देते हैं कि ए पोजीशन है जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये आ गया है बिल्कुल रिंग के सेंटर में, और फिर इसकी एक सी पोजीशन है जिसमें ये जा रहा है रिंग से नीचे। ठीक है, तो ए बी और सी पोजीशन है। एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि नीचे की साइड से देख रहा है इस रिंग को, यानी कि इस तरह से वो देख रहा है इस रिंग को। अब सवाल यह है कि इस पर्सन को ए पे डायरेक्शन किस तरफ नजर आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बी पे किस तरह से नजर आएगा और सी पे किस तरह से नजर आएगा?
अब देखिए स्टूडेंट्स, हर केस को ना हम ब्रेक करके अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं पहली पोजीशन को, कि ये मैग्नेट है और ये रिंग है। अब क्या है जी कि मैग्नेट आ रहा है करीब, और कौन सा वाला पोल आ रहा है? नॉर्थ पोल आ रहा है इसके करीब। तो जो रिंग है वो इसको क्या करने की कोशिश करेगा? रिपेल करने की। रिपेल करने के लिए रिंग की अपर साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी और लोअर साइड जो है वो साउथ पोल बन जाएगी। यानी कि टॉप पे करंट फ्लो कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और बॉटम वाली सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज। अब क्योंकि पर्सन जो है वो नीचे से देख रहा है, तो उसे ये नजर आएगा कि जो करंट है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है? ए पोजीशन पे क्लॉकवाइज। अब बी पे क्या होगा कि कंसिडर ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास कॉइल है और ये आ गई बी पोजीशन। अब बी पे ये होगा स्टूडेंट्स के सारा फ्लक्स या नीचे से निकल जाएगा या ऊपर से निकल जाएगा, और इसके अक्रॉस जो है वो चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और चेंज ऑफ फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो ईएमएफ भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और जो पर्सन है उसको कोई करंट नजर नहीं आएगा। थर्ड सिनेरियो को देख लेते हैं। थर्ड में क्या होगा कि अब ये कॉइल पड़ा हुआ है और ये मैग्नेट अब इस कॉइल से दूर जा रहा है, और कौन सी साइड इससे दूर जा रही है? साउथ वाली। तो ये मैग्नेट चाहेगा, ये कॉइल चाहेगा कि भाई साउथ वाली साइड मुझसे दूर ना जाए, वो अपनी कॉज को अपोज करेगा, और इसको अट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी और ऊपर वाली साइड साउथ पोल बन जाएगी। अब जो पर्सन नीचे से देख रहा है उसे क्या नजर आएगा कि टॉप पे क्लॉकवाइज करंट है और बॉटम पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, तो यहां पर सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलत लिख दिया, ये क्लॉकवाइज करंट था क्योंकि नीचे साउथ पोल बना हुआ था। तो अब क्या है कि जब वो नीचे से देख रहा है तो उसे क्या नजर आएगा? उसे ये नजर आएगा कि ये जो है ये सी पॉइंट पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, और आई होप कि इसकी वजह से आप लोगों को लेंजेस लॉ मजीद बेहतर समझ आ गया होगा। अब कुछ लेंजेस लॉ के बारे में एमसीक्यूज हैं, वो आपको मैं करा देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग जितनी भी जो है वो इक्वेशंस देखेंगे, जितनी भी, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जहां पर भी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो, चाहे वो वी बी एल साइन थीटा हो, चाहे वो एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी हो, या चाहे वो एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी हो, इन सब में आपको जो है ये माइनस नजर आएगा। ठीक है, इन सारे माइनस का मतलब है लेंजेस लॉ। तो अगर कहीं पर भी आपसे पूछा हो कि ये माइनस क्या सिग्निफाई करता है, तो ये माइनस लेंजेस लॉ सिग्निफाई करता है। और लेंजेस लॉ में भी क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है ऑपोजिशन ऑफ कॉस। ठीक है, कॉस को, ऑपोजिशन को ये माइनस सिग्निफाई करता है। तो फेराडे लॉ हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, सब में हम ये माइनस लगाते हैं कि ये सारे प्रोसेसेस लेंजेस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एक और एमसीक्यू जो मैंने आपको शुरू में लिखवा भी दिया था, वो अगेन देख लीजिएगा कि लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सवाल रिपीटेडली पूछा भी जाता है। तो ये हो गया लेंजेस लॉ, और अब हम जाते हैं फेराडेज लॉ की एप्लीकेशंस पे, जिसमें मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एसी जनरेटर, ये वाले सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। वेलकम बैक टू एनजी कॉर्न अकेडमी स्टूडेंट्स, और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। मोशनल ईएमएफ के टॉपिक को किताब ने कुछ
इस तरह से दिया हुआ है कि हमारे पास दो मेटल रेल्स होंगी और उन मेटल रेल्स पे हमने जो है वो एक वायर प्लेस की हुई है और ये जो दो मेटल रेल्स हैं ये कनेक्ट हुई हुई हैं एक अदद गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, इसकी जगह बल्ब भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। और इस सारे ऑपरेटर्स को हमने प्लेस किया हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि इसके नीचे हमने एक साउथ पोल रखा हुआ है और इसके टॉप पे हमने एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेपर आ रही है। ठीक है, इस तरह से नीचे से ऊपर आ रही है। सॉरी, नीचे हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ऊपर हमने साउथ पोल रखा हुआ है। तो इस तरह से ये एक सारा सेटअप हुआ हुआ है और इस वायर को अगर हम मूव करेंगे, ये जो हमारे पास वायर है इसको हम चाहे आगे मूव करें या चाहे पीछे मूव करें तो हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगी। ठीक है, अब असल में ये सारा जो सिनेरियो है ये किस तरह से आया है कि इसको अगर मैं ज़्यादा इजी करके बनाने की कोशिश करूं तो अगेन हम कंसिडर कर लेते हैं कि साउथ पोल है हमारे पास और एक अदद नॉर्थ पोल भी है। ठीक है, ऐसे करके अब इसमें मैं अगर कोई लूप लेके आता हूं, ये अगर मेरे पास कोई लूप है और मैं इसके अंदर लेके आता हूं तो जाहिर बात है कि इस लूप में से फ्लक्स चेंज होगा और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। लेंज़ेस लॉ सिंपल। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोग गौर से देखें तो ये जो येलो वाला पोर्शन है सारा का सारा, यानी कि ये और ये, तो ये बेसिकली एक लूप ही है और इस लूप को मैं मूव कर रहा हूं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये एक्चुअल में ये चीज़ है कि हम एक लूप को पुश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज की वजह से उसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि उस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके डायरेक्शन के लिए अगेन हमने यूज़ करना है राइट हैंड पाम रूल, जो आपको लोगों को सिखाया हुआ है। राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड पाम रूल में जो आपकी फिंगर्स होंगी वो एज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। जो थंब होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, यानी कि हम जिधर उसको मूव कर रहे हैं वायर को, और जो पाम होगी वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में अगर देखा जाए तो अगर मैं पाम को ऊपर की तरफ पॉइंट कर लूं, ठीक है, मैं इसको इस तरफ पुश कर रहा हूं, इस वायर को मैं पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं, तो अगर मैं पाम को पॉइंट करूं तो पाम इस तरह से आ जाएगी मेरी, थंब मेरा उस तरफ चला जाएगा और जो पाम होगी मेरी वो आप सारे स्टूडेंट्स देखें फेस कर रही होगी इस साइड पे। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा इस डायरेक्शन में, ये आ जाएगा मेरे पास डायरेक्शन का करंट। तो हमने देख लिया कि मोशनल ईएमएफ बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है। उसका डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। अगली जो चीज आ जाती है हमारे पास वो आ जाती है कि वो ईएमएफ कितनी होती है। तो वो ईएमएफ हमारे पास इक्वल होती है -VBL साइन थीटा के इक्वल। इसमें जो ये V है ये है वेलोसिटी ऑफ वायर, यानी कि मैं जितनी स्पीड से उसको मूव करूंगा वो। B जो है वो है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पर्पल से शो हुई हुई है ये है हमारे पास B। जो हमारे पास L है वो है लेंथ ऑफ वायर और ये जो थीटा है ये है बिटवीन अपरेटस या वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए इसमें से सवाल आ सकते हैं। तो मेन इक्वेशन थी हमारे पास कि ईएमएफ
इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। चार चीजें हैं तो इसको चार डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है ई का रिलेशन विद बी वी। तो ई और वी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई और बी भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई और एल भी। और फाइनली ई का रिलेशन हमने देखना है विद साइन थीटा। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है कि अगर वेलोसिटी को मैं इंक्रीज करूंगा तो ईएमएफ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या आम लफ्जों में अगर वेलोसिटी को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो ईएमएफ भी जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करूंगा तो ईएमएफ इंक्रीज होगी। या आम लफ्जों में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दूंगा तो ईएमएफ भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर वायर की लेंथ लंबी ले ली जाए तो लेंथ और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो ईएमएफ इंक्रीज करेगी। वही चीज कि अगर लेंथ को 4 टाइम्स कर दूंगा तो ईएमएफ भी 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल। अगली जो चीज है वो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगल बिटवीन वी बी एंड एल, यानी कि वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो ईएमएफ हमारे पास मैक्सिमम होगी, जिसको मैं ई नॉट से लिखता हूं, जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। और कितने के इक्वल होगी, वो इक्वल होगी माइनस वी बी एल के। साइन 91 होता है तो इसलिए वो खत्म हो जाएगा। और मिनिमम कब होगी, जब एंगल होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, और वो होगी 0 के इक्वल। अब यहां पर मजीद देखने वाली बात यह है कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ मैक्सिमम इंटू साइन थीटा। क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ वीबीएल के इक्वल है तो वीबीएल की जगह मैं ई नॉट लिख सकता हूं। ठीक है, ई नॉट किसके इक्वल था, वीबीएल के इक्वल था। तो अब अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि एट व्हाट एंगल ईएमएफ इज हाफ ऑफ ई नॉट, तो उसका आंसर होगा तो उसका आंसर होगा 30 डिग्री। रीजन क्या है कि एट 30 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहां साइन 30 हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन में अगर डाल के देखें तो E इक्वल है ई नॉट साइन थीटा, ये हो जाएगा ई नॉट साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हाफ ई नॉट के। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ ईएमएफ विद अदर क्वांटिटीज। अगर हमारे पास मोशनल ईएमएफ की जगह मोशनल इंड्यूस्ड करंट के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या होगा जी, तो भी बहुत आसान है कि करंट हमारे पास इक्वल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ इक्वल है माइनस वीबीएल साइन थीटा, तो करंट हो जाएगा माइनस वीबीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर के। ये हमारा मोशनल ईएमएफ खत्म हुआ। आगे जाते हैं सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक को हम 3-4 चीज़ों में पहले डिवाइड करके चलेंगे, जिसमें पहला पार्ट जो है वो इस टॉपिक की बेसिस को समझना है कि ये टॉपिक है क्या। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऐसा होता है कि हमारे पास 2 कॉइल्स होते हैं या 2 सोलेनॉइड्स होते हैं, एक ही बात है। एक को जो है हमने कनेक्ट किया हुआ होता है विद वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल, यानी कि ये जो पोटेंशियल है यहां पर हमारे पास ये चेंज हो सकता है। और दूसरे को हमने कनेक्ट किया हुआ होता है गैल्वेनोमीटर या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ। और इसका मकसद जहां पर यह होता है कि
इसके पास अपनी कोई सोर्स नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर करंट जनरेट होगा तो हमें पता लग जाएगा। अब इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये प्राइमरी कॉइल है, और जबकि इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये सेकेंडरी कॉइल है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, होता इस तरह से है कि ये जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, जब इसमें से करंट पास होगा तो ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट, यानी कि इसकी एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी, दूसरी साइड साउथ पोल बन जाएगी। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में से पास होगा। इतनी चीज आप लोग पहले समझ लें कि जब प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होगा तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बनेगा। तो प्राइमरी कॉइल का करंट सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको मैं स्टेप वाइज लेके चलता हूं। सपोज ऐसे करते हैं कि हम प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज करते हैं। जब हम प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज करेंगे कॉइल का, तो उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगी। जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो जो सेकेंडरी कॉइल में से फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। और फैराडे लॉ के मुताबिक जब भी मेरे पास चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। तो इस सारे प्रोसेस से क्या हुआ कि हमने प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज किया, और एट द एंड मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि सेकेंडरी कॉइल में मेरे पास ईएमएफ जनरेट हुई। तो इस सारे प्रोसेस को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल produces induced EMF in secondary coil। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। इतना सिंपल सा प्रोसेस है ये। अब आगे इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करने की है हमारे लिए वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इससे आप लोगों को काफी बार सवाल आता है। थोड़ा सा भी आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए 2 लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली लाइन ये कि अगर करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज करेगा तो उसके रिजल्ट में जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा टू प्राइमरी कॉइल। यानी कि अगर प्राइमरी कॉइल जो है उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और अगर जो है वो करंट प्राइमरी कॉइल का डिक्रीज कर रहा है तो उसके रिजल्ट में जो सेकेंडरी कॉइल का करंट होगा उसका डायरेक्शन सेम होगा टू प्राइमरी कॉइल। यानी कि अगर आईपी जो है वो क्लॉकवाइज है तो आईएस भी जो है वो क्लॉकवाइज ही होगा। तो ये 2 बेसिक रूल्स हैं जो कि आप लोगों के काम के हैं और आप लोगों ने याद रखने हैं। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा होता क्यों है, तो उसके लिए मैं आपसे सिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले कंसिडर ऐसे कर लेते हैं कि हम करंट को जो है वो ले रहे हैं इंक्रीजिंग, कि करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल का इंक्रीज कर रहा है। तो तब क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगेन हम कॉइल को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस प्राइमरी व कॉइल का करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अब इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमने इस सारे सिनेरियो को ना इस तरह से कंसिडर करना है कि ये जो प्राइमरी कॉइल है ये एक्ट कर रहा है हमारे पास एज अ मैग्नेट, और सेकेंडरी कॉइल जो है वो उस मैग्नेट के सामने एक
कॉइल पड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड कब इंक्रीज करती है कि जब हम उस मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आते हैं। तो अब हम इसको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि यहां पर जो कॉइल है हमारे पास वो मैग्नेट जो है वो कॉइल के करीब आ रहा है। अगर मैग्नेट कॉइल के करीब आएगा तो इसका यह मतलब है कि लेंजिस लॉ के हिसाब से कॉइल का करंट ऐसे होगा कि वो अपनी सोर्स को अपोज करेगा, क्योंकि सोर्स जो है हमारे पास इस केस में करंट का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना है, तो इंड्यूस करंट कैसा होगा, वो ऑपोजिट होगा, क्योंकि उसने अपनी सोर्स को अपोज करना है। तो अगर सोर्स हमारे पास क्लॉकवाइज करंट है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसी को अगर मैं करंट डिक्रीजिंग के सेंस में ले लूं तो तब क्या होगा। अब अगर मैं कहूं कि करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो इसका यह मतलब होगा कि मैग्नेट जो है वो हम दूर लेके जा रहे हैं प्राइमरी कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल से हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। अगर हम दूर लेके जाएंगे तो ये जो है कॉइल ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लेंजिस लॉ के मुताबिक इसने हमेशा ऑपोजिट करना है सोर्स के। तो अब अगर हम करंट कम कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सेकेंडरी कॉइल की कोशिश होगी कि वो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करे ताकि वो इसको इंक्रीज कर सके या सपोर्ट कर सके। तो इस वजह से अगर करंट इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी कॉइल का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर करंट डिक्रीज होगा तो सेकेंडरी कॉइल का करंट सेम डायरेक्शन में होगा। अगली चीज देख लेते हैं हम, जो कि है हमारे पास अब इक्वेशंस की बारी आ गई। इक्वेशंस में जो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट्स, वो है कि जो हमारे पास चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो और नंबर ऑफ टर्न्स का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इस चीज को देख लेते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का यह मतलब है स्टूडेंट्स के ये हमारे पास आ गया प्राइमरी कॉइल, ये आ गया जी सेकेंडरी कॉइल। अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि मैं जितना प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी कि जितना मैं प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा या कम करूंगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स ज्यादा या कम हो जाएगा। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पे। दूसरी चीज क्या है यहां पर कि अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स 1 है तो एक टर्न में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर 10 है तो 10 में से हो रहा है। तो यानी कि जितने ज्यादा टर्न्स हैं करंट की वजह से उतने ज्यादा टर्न्स में फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस वजह से मैं लिखता हूं कि फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी कॉइल के चेंज ऑफ करंट पे। अब अगर इस इक्वेशन को मैं मजीद फर्दर आगे लेके जाऊं तो यहां पर मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और साथ यहां पर आ जाएगा आई पी। और जब मैं इसको कांस्टेंट को लिखूंगा तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है एम और डेल्टा आई पी। अब हमें पता है कि डेल्टा फाई क्या है, एन एस क्या है और आई पी क्या है, लेकिन यहां पर एक नई चीज आ गई है और वो है ये एम। ये एम जो है स्टूडेंट्स ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है और इसका नाम है यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है
उसका यूनिट होता है हमारे पास हेनरी, जो कि इक्वल होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर के। और ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ज्यादातर सारे स्टूडेंट्स यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही रिलेटेड आते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स पे। और ये एक वाहिद एक फैक्टर है जिसपे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वर्क करती है, डिपेंड करती है। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कॉइल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए इसके ऊपर अभी हम एक पूरी स्लाइड डिस्कस करते हैं। तो इस स्लाइड को नाम दे देते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो हमारे पास डिपेंडेंसी है उसके लिए हम इसको 4 चीजों में डिवाइड कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, और उन 4 चीजों के लिए हम इक्वेशंस लिख देते हैं। सबसे जो पहली हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन विद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे। दूसरा जो है वो है हमारे पास कपलिंग फैक्टर पे। तीसरी जो चीज है वो है हमारे पास सेपरेशन पे। और आखिरी जो चीज है वो है हमारे पास कोर मटेरियल पे। अब इन सारी चीजों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे। सवाल आप लोगों के पास ऐसा आता है कि प्राइमरी कॉइल के टर्न्स यानी कि एनपी को 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा सवाल आ जाता है कि सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स को 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। या ऐसा सवाल आ जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के टर्न्स को 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बारी बारी देख लेते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से कि क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कि जब हमने प्राइमरी के टर्न्स को डबल किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो थी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्राइमरी और सेकेंडरी के। अगर हमने जो है वो प्राइमरी को डबल कर दिया तो हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड का आ जाएगा तो बीच में से प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एन पी ओवर एन एस। ये सब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कि न्यू एम जो है वो 2 टाइम्स है ओल्ड एम के। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है। अगला सवाल जो है वो क्या है, सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड है। अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस एनपी और एनएस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बार हमने सेकेंडरी कॉइल को 2 टाइम्स कर दिया है, तो सेम प्रोसीजर से अभी भी जो हमारे पास एम है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारे पास कि एनएस को भी 2 टाइम्स कर दिया है और एनपी को भी 2 टाइम्स कर दिया है, तो तब म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब क्या है कि हमने इसको भी 2 टाइम्स कर दिया और हमने इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, तो नई म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि यहां पर आंसर आ जाएगा 4। इसको अगेन अगर मैं समराइज करूं तो इस तरह से कर सकता हूं कि अगर प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स को डबल करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी, सेकेंडरी को करेंगे तब भी 2 टाइम्स हो जाएगी, और अगर सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगी। अगली जो चीज है वो आ जाती है ये वाली इक्वेशन हमारे पास। इसमें ये जो K है इसको कहा जाता है कपलिंग फैक्टर, और ये जो है एक्चुअली हमारे पास रेशो होता है सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स का। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो आती है 0। जितना ज्यादा कपलिंग फैक्टर होगा इसका मतलब है कि उतना फ्लक्स लॉस कम है, ठीक है, और उतना अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, उतनी अच्छी अरेंजमेंट हुई हुई है कॉइल्स की।
तो अगर मैं कपलिंग फैक्टर को मैक्सिमम कर दूं तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मैक्सिमम हो जाती है। दूसरी जो चीज इस इक्वेशन में है वो ये है एल, और एल होती है सेल्फ इंडक्टेंस। अगर ऐसा लिखा हो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल को 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स होगी, या सेकेंडरी कॉइल की म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, या फिर एल पी और एल एस दोनों को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, पहले का ये आंसर होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल पी के। तो अगर मैं एल पी को 2 टाइम्स कर दूंगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो नई होगी वो अंडर रूट 2 टाइम्स होगी पुरानी के, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वो 1.4 टाइम्स होगी पुरानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.4 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह अगर एल एस को भी इंक्रीज करूंगा तो कितने टाइम्स होगी, 1.4 टाइम्स ही होगी। लेकिन अगर मैं एल एस को भी 2 टाइम्स कर देता हूं, एल पी को भी 2 टाइम्स कर देता हूं, फिर क्या होगा, फिर यह होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल पी और एल एस के। अगर मैं दोनों को 2 कर दूं तो 2 एल पी इंटू 2 एल एस, ये हो जाएगा जी 4 एल पी एल एस, या 2 टाइम्स। तो अंडर रूट 4 होता है हमारे पास 2, तो जो नया m है वो 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने m के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल इस इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अगली जो चीज है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास सेपरेशन से रिलेटेड। सेपरेशन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लिखा हो कि सेपरेशन जो है वो 2 टाइम्स कर दी गई है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने टाइम्स होगी, हाफ टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल चीज नहीं है, इसलिए हम आगे मेन चीज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ये कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू आर के, और ये म्यू है रिलेटिव परमेयाबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी से आप लोगों से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट में किसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो अब इसके लिए आप लोगों को कुछ मजीद चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो डायामैग्नेट सब्सटेंसेस हैं उनकी म्यू आर की वैल्यू होती है लेस देन 1। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी म्यू आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, जबकि जो फेरोमैग्नेट्स होते हैं उनकी म्यू आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 100। और क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस और रिलेटिव परमिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फेरोमैग्नेट की म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, फिर पैरामैग्नेट की होती है, और सबसे कम होती है हमारे पास डायामैग्नेट की। और यही रीजन है कि फेरोमैग्नेट को हमेशा यूज किया जाता है एज अ कोर मटेरियल। तो ये है कुछ फैक्टर्स जिसपे म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास डिपेंड करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल्स, हमने अभी तक जो पढ़ा है स्टूडेंट्स वो ऐसे पढ़ा था कि एक कॉइल जो था वो ऐसे पड़ा हुआ था, दूसरा ऐसे पड़ा हुआ था, या आगे जो हम देखेंगे उसमें ये होगा कि एक कॉइल ऐसे है, दूसरा कॉइल ऐसे है, और उनके बीच में कोर मटेरियल है। इनको कहते हैं सेपरेटेड कॉइल्स, यानी कि ये जो है ये सेपरेट है। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि एक कॉइल जो है हमारे पास यूं हो और दूसरा कॉइल हमारे पास इसी के अंदर हो। इनको कहा जाता है कंसेंट्रिक। ये है हमारे पास कंसेंट्रिक कॉइल्स। कंसेंट्रिक कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन होती है
कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय स्मॉल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वेयर। इसमें ये जो स्मॉल आर है ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ इनर क्वाइल, और ये जो कैपिटल आर है ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ आउटर क्वाइल। तो इससे भी मैंने देखा है कि कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए ये आपको करा दी कि ये इक्वेशन भी एक एग्जिस्ट करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अब मूविंग ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस से आगे जाते हैं और अब हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो थी उसके बारे में। इक्वेशंस का ही जिक्र कर रहे हैं अभी भी हम। थोड़ी सी रिवीजन रिकैप करा दूं टॉपिक की, तो हमने टॉपिक में ये पढ़ा था कि एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल के साथ, और सेकेंडरी कॉइल जो है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के साथ या इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ। अब क्या है कि प्राइमरी में से करंट चेंज हुआ, उसने सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज किया, और उस फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ बनी। फैराडे लॉ क्या कहता है हमें? फैराडे लॉ कहता है कि जो भी ईएमएफ बनेगी इंड्यूस वो इक्वल है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। अब हमने मजीद ये चीज देखी है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में जो एम डेल्टा आई पी है वो इक्वल है एन एस डेल्टा फाई एस के। तो एन डेल्टा फाई को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, एन डेल्टा फाई को रिप्लेस किया जा सकता है एम डेल्टा आई से। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये हमारे पास कुछ ऐसे चेंज हो सकती है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ये है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो मैं ऐसे से लिख सकता हूं कि ईएमएफ इन म्यूचुअल इंडक्शन is directly proportional to rate of change of current in primary coil। यानी कि जितनी स्पीड में प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगी। यहां से ही अब पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ इंड्यूस करंट के भी पढ़ लेते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो हमारे पास हो जाएगा आई एस इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर। ई एम एफ हमारे पास इक्वल है माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, और यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर से। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ इंड्यूस करंट इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये स्टूडेंट्स हमारे म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे जो कि है ट्रांसफॉर्मर्स। स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे पास एक उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ट्रांसफॉर्मर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट स्टेप्स अप और स्टेप डाउन पोटेंशियल एंड करंट। किताब में ये डेफिनेशन यहां पोटेंशियल तक लिखी होती है, ठीक है, लेकिन मैं इसको आगे करंट पे भी लेके जाता हूं और वो आपको बाद में समझ आएगी कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली चीज क्या कि ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पैसिव का क्या मतलब होता है ये शायद मैंने पहले भी बताया हो कि जहां पर पैसिव लिखा हो इसका मतलब होता है हीट जनरेटिंग। तो ये अपनी वर्किंग के दौरान क्या करता है? हीट जनरेट करता है। और इसका
यूज क्या है कि ये पोटेंशियल को और करंट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन। अब अगली चीज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर मैं सिंपल डिजाइन लूं तो उसमें क्या है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल हमारे पास कनेक्ट हुआ हुआ होता है एसी सोर्स के साथ और दूसरा कॉइल जो है वो हमारे पास कनेक्ट हुआ हुआ होता है किसी भी सर्किट के साथ। इसको हम कह देते हैं प्राइमरी कॉइल और ये हमारे पास हो जाता है सेकेंडरी कॉइल। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि इस कॉइल में से जो है वो करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि सेकेंडरी कॉइल में से पास होगी। तो जब प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें फ्लक्स का चेंज आएगा। फ्लक्स का चेंज आएगा तो क्या होगी, उसमें ईएमएफ बनेगी। ये कौन सा प्रोसेस था? ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रोसेस पे हमारे पास काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पे। के चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। और इक्वेशन थी हमारे पास कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही है वो इक्वल है एन डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। तो ये है हमारे पास कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन किस तरह की है और उसका प्रिंसिपल क्या है। अगली जो चीज है वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल या करंट को अप डाउन कैसे करता है। तो उसके लिए अभी हमने देखा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में बनेगी वो इक्वल होगी एन डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी के। अगर यहां से मैं निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के ऑफ सेकेंडरी कॉइल के। ठीक है, तो जो प्राइमरी कॉइल होगा उसकी ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके टर्न्स के। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मैं ये लिख सकता हूं कि ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल EMF of secondary coil divided by EMF of primary coil is equal to number of turns of secondary coil divided by number of turns of primary coil। और EMF की जगह मैं पोटेंशियल का सिंबल भी यूज कर सकता हूं क्योंकि EMF और पोटेंशियल एक ही बात होती है। तो यहां पर यह हमारी पहली इक्वेशन आ गई काम की जो कि है VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। इसको हम कहते हैं रेशो ऑफ पोटेंशियल्स और इसको हम कहते हैं रेशो ऑफ टर्न्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न ग्रेटर होंगे प्राइमरी कॉइल के टर्न से तो सेकेंडरी कॉइल की जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर होगी प्राइमरी कॉइल के पोटेंशियल से। और इसके बरअक्स अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम होंगे प्राइमरी कॉइल से तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज भी कम होगी प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज से। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं कि मैं एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूं तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी के टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और अगर यही मैं कहूं कि मैं स्टेप डाउन बनाना चाह रहा हूं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि उसके प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस सब को समराइज करके लिखना चाहूं तो ऐसे से लिखा जा सकता है कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है
उसमें प्राइमरी के जो टर्न्स हैं वो लेसर देन होते हैं सेकेंडरी के टर्न्स से। उसमें जो प्राइमरी का पोटेंशियल है वो लेस होता है सेकेंडरी के पोटेंशियल से, और उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी सी होती है कि प्राइमरी के टर्न्स कम होंगे जबकि सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे, कम होंगे प्राइमरी से, और इसी तरह सेकेंडरी की पोटेंशियल भी जो है वो कम होगी प्राइमरी से। और कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी सी होगी कि प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी के टर्न्स कम हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमारे पास पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे पास पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। यह बात होगी पोटेंशियल की। अगली चीज आती है करंट की, लेकिन करंट को समझाने से पहले एक और चीज करना जरूरी है जो कि है हमारे पास पावर इन ट्रांसफॉर्मर। देखिए स्टूडेंट्स, बात यह होती है कि एक आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 100%। और 100% एफिशिएंसी का मतलब है कि पावर लॉस कितना होता है, 0। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास होती है पोटेंशियल इनटू करंट, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि वीपी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। या इसको अगर मैं रीअरेंज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ठीक है। अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो वी एस और आई एस एक दूसरे के इनवर्स में रिलेशन में है। इसी तरह वी पी और आई पी जो है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि पोटेंशियल और करंट का इनवर्स रिलेशन है इधर ट्रांसफॉर्मर के केस में। यानी कि अगर पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है वो अगर पोटेंशियल को ज्यादा कर रहा है तो वो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। और प्रोडक्ट ऑफ जो V और I है वो क्या रहेगा, मेरे पास सेम रहेगा। और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या करेगा कि अगर वो पोटेंशियल को कम करेगा तो वो करंट को भी कम कर देगा और प्रोडक्ट इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस चीज को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं अपने साथ। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि अ ट्रांसफॉर्मर has a primary coil with potential of 200 volts and current of 10 amperes. If turn ratio of transformer is 2, find current in secondary coil. ठीक है। अब इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले ये चीज देखें। इस सवाल से ना 3-4 सवाल असल में कवर हो रहे हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूं। सबसे पहली चीज हमें दी हुई है कि Vp है हमारे पास 200 वोल्ट्स, Ip है हमारे पास 10 एम्पेयर, और तीसरी चीज हमें करंट रेशो और टर्न्स रेशो दिया हुआ है। टर्न्स रेशो होता है NS ओवर NP और वो दिया हुआ है जी 2 हमें। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है IS। ठीक है। तो स्टूडेंट्स होता इस तरह से है कि देखें VS ओवर VP, VS ओवर VP था हमारे पास इक्वल टू NS ओवर NP। अब VS VP कितना है हमारे पास, 200 है,
और टर्न रेशो कितना है 2, तो वी एस हो जाएगा 200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 400 वोल्ट्स हो जाएगा। अब सेकेंड चीज हमने इसमें लगानी है, हमें पता है कि वी पी आई पी इक्वल है वी एस आई एस के। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, आई एस, तो आई एस हो जाएगा वी पी आई पी ओवर वी एस के। तो आई एस हो जाएगा, वीपी कितना था हमारे पास 200 था, आईपी कितना था 10 था, और वी एस कितना है हमारे पास 400 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2000 डिवाइडेड बाय 400, और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 5 एम्पेयर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो क्या हो रहा है, देखें सेकेंडरी वोल्टेज 200 से कितना हो गया है 400, यानी कि ये डबल हो गया। और जो मेरे पास करंट है वो 10 एम्पेयर से कितना हो गया, 5 एम्पेयर हो गया, यानी कि हाफ हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल ज्यादा करूंगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर मैं पोटेंशियल कम करूंगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिजिक्स में हम इसके लिए एक लाइन इस्तेमाल करते हैं कि पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड ऑन द एक्सपेंस ऑफ करंट। ठीक है, या इसकी ऑपोजिट लाइन होती है करंट इज इंक्रीज्ड ऑन द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल। अब इस सारी चीजों को अगर मैं समराइज करूं तो यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं कि पोटेंशियल ओवर प्राइमरी पोटेंशियल इज इक्वल टू एन एस ओवर एनपी, और विच इज इन टर्न इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि अगर टर्न्स ज्यादा करूंगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा और करंट क्या होगा, कम होगा। और यही वजह है कि जो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और जो स्टेप डाउन होता है उनमें क्या फर्क होता है। सबसे पहली चीज ये होती है स्टूडेंट्स के, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा होते हैं, प्राइमरी टर्न्स कम होते हैं। उसमें सेकेंडरी पोटेंशियल ज्यादा होता है, प्राइमरी पोटेंशियल कम होता है, और उसमें सेकेंडरी करंट कम होता है और प्राइमरी करंट ज्यादा होता है। जबकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इसमें प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी के कम होते हैं, प्राइमरी का पोटेंशियल ज्यादा होता है, सेकेंडरी का कम होता है, और प्राइमरी का करंट कम होता है और सेकेंडरी का करंट ज्यादा होता है। इस सारी चीजों को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए एक और छोटी सी चीज, इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को समझाता हूं, जो कि है कि ये ग्रिड स्टेशन है हमारे पास। ठीक है, यहां पर लगा होता है एक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है वो यहां से वायर्स के जरिए, ये जो पोल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनके थ्रू बिजली पहुंचाता है हमारे घर वाले जो सबके मोहल्लों के स्ट्रीट्स के एंड पे वो जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वहां तक, और वहां से फिर वोल्टेज आती है हमारे घरों को। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों नहीं होता कि जो ग्रिड स्टेशन है हमने 2 ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं, ये पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यानी कि यहां पर मैं वोल्टेज को ज्यादा करता हूं, और फिर हमारे घरों के पास लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि यहां पर मैं क्या करता हूं कि पोटेंशियल को कम कर देता हूं। तो ऐसा ही हम लोग क्यों नहीं कर रहे कि डायरेक्ट ग्रिड स्टेशन से कम पोटेंशियल को ही सेंड कर दे, तो हमारे पास ये 2 जो ट्रांसफॉर्मर्स उसका खर्चा बच जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स के, ये जो इक्वेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी,
ये हमारे लिए मसला करती है। एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर से, तो अगर करंट ज्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा डेसिपेट होगी। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये इस जगह पर इस वाले एरिया में कि हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं पोटेंशियल को, यानी कि हम पोटेंशियल ज्यादा कर रहे हैं और करंट हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब हम करंट कम करेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सारे रास्ते में जो हीट डेसिपेशन है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। फिर एंड पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल भी कम चाहिए होता है घरों में, तो हम बिल्कुल करीब लाके क्या करते हैं कि हम पोटेंशियल को कम कर देते हैं, करंट को हम फिर से ज्यादा कर देते हैं, और अब हीट डेसिपेशन बेशक थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन क्या होगा कि डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा डिस्टेंस में हीट डेसिपेशन को कम कर देते हैं। तो यही वजह है कि ग्रिड स्टेशन के पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है ताकि वो करंट को कम कर सके, और घरों के पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है ताकि वो करंट को अप कर सके। ठीक है। आखिरी है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हमारे पास चीज, जो कि है पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, और इससे जो है बहुत बार सवाल आया हुआ है। अच्छा, पावर लॉसेस में इसको हम 4-5 चीजों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली जो चीज आती है हमारे पास वो है फ्लक्स लिंकेज का लॉस और हीट डेसिपेशन। इन दोनों को साथ स्टडी करना काफी जरूरी है। देखिए, अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं स्टूडेंट्स के हमने दोनों कॉइल्स को ऐसे करके रखा हुआ था कि अगर ये प्राइमरी कॉइल है तो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये इस तरह करके आपस में रखे हुए थे हमने। अब होता क्या है कि इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो ऐसे करके जा रहा है। तो आप ये देखें स्टूडेंट्स के सारा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में से पास नहीं हो रहा। ये वाला जो फ्लक्स है ये भी लॉस हो रहा है, ये वाला जो फ्लक्स है ये भी लॉस हो रहा है। तो इसका हल क्या है कि हम इन दोनों कॉइल्स को करीब ले आए। अब क्या करता हूं जी कि मैं इनको बिल्कुल जोड़ के करीब रख देता हूं। अब क्या होगा कि हमने फ्लक्स लॉस को तो कम कर लिया, क्योंकि अब मैक्सिमम जो है वो किस में से पास हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है, और बोर्ड थोड़ा सा जो है वो बाहर जा रहा है। लेकिन इसका मसला ये होगा कि प्राइमरी कॉइल में भी करंट बन रहा है और सेकेंडरी कॉइल में भी करंट बन रहा है। अगर करंट बन रहा है तो हीट भी बन रही है, और ये ऐसा होगा कि हमने इन दोनों की हीट्स को, प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की, यहां पर हीट जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने उनको बहुत करीब कर दिया है। तो यहां पर हीट प्रोडक्शन का इशू आ जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन्हें दूर रखते हैं तो फ्लक्स लिंकेज कम होती है, और अगर फ्लक्स लिंकेज करने के लिए इन्हें हम करीब लेके आते हैं तो हीट लॉस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो फिर हल क्या है इसका? हल इसका यह है स्टूडेंट्स कि हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों कॉइल्स को, एक को इस तरह रख देते हैं, दूसरे को हम, इसको हम, ये प्राइमरी कॉइल हो गया हमारा, और सेकेंडरी कॉइल को हम ऐसे करके रख देते हैं। ठीक है। अब मसला यह है कि अब इसका फ्लक्स उसमें से पास ही नहीं करेगा, इसका सारा का सारा फ्लक्स जो है वो इस तरह जा रहा होगा, तो सेकेंडरी में से तो पास ही नहीं कर रहा। इस तरह अरेंज करने के बाद स्टूडेंट्स हम इसके बीच में एक अदद कोर मटेरियल रख देते हैं, एक अदद फेरोमैग्नेट रख देते हैं। ठीक है, ये है कोर मटेरियल जो कि बना होता है फेरोमैग्नेट का। अब क्या होता है कि जितना फ्लक्स इसमें बन रहा है, ये वाला जितना फ्लक्स इसमें बन रहा है, ये जो फेरो मटेरियल है ये इस फ्लक्स को कैरी करेगा और इस सेकंड कॉइल में लेके चला जाएगा। इससे हमने क्या किया कि पहली बात तो यह है कि इनको हमने दूर कर दिया और हीट की डेसिपेशन कम कर दी।
दूसरी बात यह है कि अब सारा का सारा फ्लक्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है टू सेकेंडरी कॉइल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोर मटेरियल से हमने क्या किया, हमने फ्लक्स लॉस भी कम कर दिया और हमने हीट डेसिपेशन को भी रिड्यूस कर दिया। तो ओरिएंटेशन और फ्लक्स लिंकेज के लिए को सही करने से हम क्या कर देते हैं, ये वाले दो लॉसेस प्रिवेंट कर देते हैं। अगला किस्म का लॉस आ जाता है हमारे पास एडी करंट्स। सेकेंड लॉस है एडी करंट्स का। देखें इसकी डेफिनेशन किताब में कुछ इस तरह लिखी हुई है कि अनवांटेड करंट्स प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलरली टू एक्चुअल करंट्स। देखें इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये ना इसको सिंपल समझाने के लिए ना, ये समझाना जो है अभी मेरा आपका ये गहरा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर इसको डीप कॉन्सेप्ट में लेके गए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको सिंपलेस्ट तरीके से जो मैं समझा सकता हूं ना, वो ये है कि देखें हमने इस तरह किया हुआ है कि हमने एक कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, दूसरे को हमने ऐसे रखा हुआ है, और इसके बीच में हमने रखा हुआ है जी अपना कोर मटेरियल। अब क्या है कि ये जो कोर मटेरियल है ये कंटिन्यूसली फ्लक्स का चेंज फेस कर रहा है। अब हमें यह पता है कि फ्लक्स का चेंज क्या बनाता है, करंट बनाता है। लेकिन वो करंट हमें चाहिए कहां, हमें सेकेंडरी कॉइल में चाहिए। हमें ना वो कोर मटेरियल में चाहिए, ना हमें वो चेंज जो है वो प्राइमरी कॉइल में चाहिए। तो क्या हो रहा है कि ये करंट फ्लक्स का चेंज कोर में भी बन रहा है, और वो जो करंट कोर में बन रहा है ना वो अनवांटेड है, और उसकी वजह से जो है वो उसको हम कहते हैं कि ये कौन से करंट्स हैं, एडी करंट्स हैं। जो कि अनवांटेड करंट कोर में या कहीं और बन रहे हैं वो क्या है, एडी करंट्स हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं अब इसका हल देखते हैं कि हल क्या है इसका। कंसिडर करें कि एक इतना मोटा कोर मटेरियल है और एक इतना सा कोर मटेरियल है, तो किस में ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा? ऑब्वियस ही बात है कि जो थिक वाला है उसमें होगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कोर मटेरियल को बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देता हूं और उसके बीच में मैं लेमिनेशन रख देता हूं। ठीक है, इसके बीच में मैंने क्या डाल दी, लेमिनेशन डाल दी, ताकि ये आपस में इंटरेक्ट ना करें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हर एक में थोड़ा थोड़ा एडी करंट बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। तो एडी करंट्स का हल क्या है, लेमिनेशन है। तीसरे अपने लॉस पे जाते हैं। तीसरा लॉस है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस आता है हमारे पास ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास है प्राइमरी कॉइल, ये है आप लोगों के पास सेकेंडरी कॉइल, इसके सेंटर में पड़ा हुआ है कोर मटेरियल, और ये प्राइमरी कॉइल जो है ये कनेक्ट किया हुआ है हमने एक एसी सोर्स के साथ। ठीक है, और ये है वही सर्किट के साथ कनेक्टेड हमारे पास। अब एसी सोर्स होती है हमारे पास ऐसे करके। तो क्या होता है कि जब करंट राइज करता है तो कोर मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। फिर जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो डीमैग्नेटाइज होता है। ये हमने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में, कि जब भी हम कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो एनर्जी है वो हमारे लिए एक लॉस है। ठीक है, तो जो एनर्जी हमारी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल में यूज हो रही है उसे क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास सॉफ्ट फेरोमैग्नेट यूज करना है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की एग्जांपल है आयरन। जितना ज्यादा सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी हमें कम चाहिए होगी उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो ये है हमारे पास चार मेजर लॉसेस ट्रांसफार्मर के।
अगेन थोड़ी सी समरी कर देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहला लॉस है हमारे पास हीट लॉस या फ्लक्स लिंकेज लॉस। दूसरा है हमारे पास एडी करंट्स, और थर्ड है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस। हीट लॉस या फ्लक्स लिंकेज को रोकने के लिए हमें ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ती है, प्लस हमें कोर मटेरियल इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। एडी करंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें लेमिनेशन करनी पड़ती है, और हिस्टेरेसिस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमें सॉफ्ट फेरोमैग्नेट यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो ट्रांसफार्मर की वर्किंग है, एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आखिरी चीज आ गई हमारे पास एफिशिएंसी का टॉपिक इटसेल्फ, कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है। एफिशिएंसी किसी भी चीज की इक्वल होती है हमारे पास आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। ट्रांसफार्मर के केस में जो हमारे पास आउटपुट है वो इक्वल है Vs और Is के, और जो हमारे पास इनपुट है वो इक्वल है Vp Ip के। तो इस वजह से जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो इक्वल होती है Vs ओवर Is डिवाइडेड बाय Vp ओवर Ip इंटू 100। आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 100%, क्योंकि उसमें Vp Ip और Vs Is इक्वल होते हैं। लेकिन नॉन आइडियल की हमेशा लेस देन होती है 100%। ठीक है, तो ये है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और ये सारा का सारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक खत्म हो गया, और यहां पर हमारा चैप्टर भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है।